नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आजीविका की तीसरी क्लास ले रही हूं, जो कि एडीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडीओ की अभी पोस्ट आई नहीं है, लेकिन आने की संभावना है। उससे पहले ही हम ये कोर्स आपको करवा दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं और जो है जाने की जरूरत ना पड़े और आपका नोट्स जो है साल भर के लिए तैयार हो जाए। जैसे इस साल में कभी भी वैकेंसी आती है तो आपको काम बन जाए। और साथ ही अपडेट के साथ हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप कहीं से भी पढ़े हैं या पहले भी तैयारी कर चुके हैं तो कृपया अपना नोट्स अपडेट कर लें, क्योंकि अब आपको अपडेट की जरूरत है। तो हमारा जो आजीविका का जो तीसरा टॉपिक है श्वेत क्रांति, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसका योगदान एक टॉपिक है। उसके बाद उसमें हरित क्रांति है, जिसको हमने दोनों को टॉपिक को पढ़ लिया है। तीसरा है श्वेत क्रांति, जिसको कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो हम भी रिवॉल्यूट करते हैं थोड़ा सा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा जो भी अपडेट आती है उसके लिए कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो कृपया करके आप चेक कर लिया कीजिए या टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको अपडेट मिलते जाएगी। दूसरी चीज, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन है, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो आप फोटो देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे हैं वर्गीस कुरियन, जो कि इसके जो इस क्रांति है उसके प्रणेता माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम पहले श्वेत क्रांति की। देखो, श्वेत क्रांति ऐसा नहीं है कि अचानक से वर्गीस कुरियन के माइंड में आया और उन्हें जो है श्वेत क्रांति की शुरुआत कर दी। हमारे यहाँ जैसे बोल सकते हो, जब देश आजाद होने वाला था उस समय से ही हमको एक आवश्यकता महसूस हो रही थी। किसकी? मतलब दूध की। दूध उस समय खपत बहुत ज्यादा थी और हम लोग जो है ज्यादातर डिपेंड रहते थे दूध पर। तो उस समय जो हम लोग को जरूरतें थी दूध की, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। लेकिन हमारे पास उस समय ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम दूध का जो क्या बोलते हैं उत्पादन है उसको बढ़ा सके, और ऐसा कोई प्रोसेस भी नहीं था। एक तो हम ऑलरेडी जो है धीरे धीरे से गुलामी की जंजीरों से जो है निकलने का प्रयास कर रहे थे, अपने जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही कंडीशन आती है 1970 का दशक, जब हमको महसूस होता है कि नहीं, अब हमको दूध की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, तो कुछ इसमें क्रांति किया जाए। तो 1970 के दशक में या 1970 में इस क्रांति का शुरुआत होता है, जिसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसी को ही ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य ही था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना। देखिए, दूध का उत्पादन ये किसानों की आय वृद्धि से कैसे संबंधित है? प्राथमिक अर्थव्यवस्था में जो कृषि होता है उसमें पशुपालन, मत्स्यन भी शामिल होता है वन के साथ साथ। तो उसमें आप जब पशुपालन करने लगो, यानी कि एक प्रकार से मिश्रित खेती टाइप का समझ लो, खेती भी कर रहे हो आप और उसके साथ पशुपालन भी कर रहे हो, तो किसानों की आय इससे दुगनी होगी। वो खेती तो करेंगे ही, दूध उत्पादन भी करेंगे। साथ ही साथ किसान खेती करेंगे तो चारे भी उगा सकते हैं, जिससे उसके पास मवेशी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या थी? श्वेत क्रांति के उद्देश्य में था। उसके अलावा इसके प्रणेता माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए वर्गीस कुरियन कौन थे, तो एनडीडीबी है ना, जो आपका डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास जो बोर्ड था, उसके चेयरमैन थे हमारे वर्गीस कुरियन, जिन्होंने जो है इसको एक रूपरेखा दी बोल सकते हैं। और इनसे संबंधित संस्थानों को आपको बिल्कुल जानना है, जो श्वेत क्रांति का प्रभाव जिन संस्थानों पर पड़ा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। जैसे पहला था अमूल। अमूल बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था 1946 में। भले ही श्वेत क्रांति के नाम से वो 1970 में आया, लेकिन 1946 में ही अमूल से ये सारी चीजें लगभग प्रोसेस के रूप में शुरू हो गई थी। ऑफिशियल 1970 से हुआ है। तो अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद भी बोला जाता है इसको, याद रखना, आनंद कोई नाम नहीं है, जगह का नाम है। ओके, आनंद पड़ता है गुजरात में। 1940 में ये अमूल स्थापित हुआ। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई जो है, ये करनाल हरियाणा में है। दुग्ध रिसर्च सेंटर भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। 1955 में इसको स्थापित किया गया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी, यही है आनंद में। ओके, आनंद या आनंद में है ये। 1965 में क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया है।
जब हमारे यहाँ 1940 में अमूल स्थापित हुआ था तो वो दूध प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमको महसूस हुआ कि ज्यादा उत्पादन बढ़ाना है देश स्तर पर या विश्व स्तर पर, तो हमको क्या करना है, नया कुछ लाना पड़ेगा। तो जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है हमारा NDDB जो है वो 1965 में जब स्थापित हुआ तो इसी के क्या थे, वो चेयरमैन थे वर्गीस कुरियन, और उन्होंने फिर एक नया लेके आया कॉन्सेप्ट ऑपरेशन फ्लड का, यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा ही हम क्या करेंगे, दूध का उत्पादन करेंगे। उसके अलावा सरस डेयरी भी स्थापित हुई थी एक राजस्थान में। तो कुछ संस्थान है जिसका प्रभाव ऑपरेशन फ्लड पर पड़ा था, बोल सकते हैं आप, है ना। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड में हुआ क्या जान लीजिए। तो ऑपरेशन फ्लड है ना, ये भारत की अपनी योजना है। देखिए वर्गीस कुरियन नाम से आपको लगेगा कि कोई फॉरेनर है, बट नहीं, भारत की योजना है, याद रखें। और इससे भारत की में जो दूध की कमी है उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए ही क्रांति का शुरुआत किया गया था। अब श्वेत क्रांति इसीलिए कहते हैं क्योंकि दूध का रंग सफेद होता है, तो आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। श्वेत क्रांति मतलब दूध क्रांति। 13 जनवरी 1970, ये एकदम एग्जैक्ट डेट है जो मुझे शो हो रहा था। 13 जनवरी 1970 को गुजरात के खेड़ा जिले में है आनंद, यहीं से शुरू हुआ था क्योंकि आनंद में ही अमूल था, उससे ही यहाँ पे शुरू कर दिया गया कि आनंद से ही शुरू करना है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, परंपरागत दुग्ध व्यवसाय को व्यापारिक दुग्ध व्यवसाय में परिवर्तित करना। हो सकता है कभी कूट में क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट मिले आपको। परंपरागत दुग्ध व्यवसाय जो चल रहा था, जैसे घर घर दे के जाते थे ना, उसको व्यापारिक दुग्ध व्यवसाय यानी कि पैकेट के माध्यम से बेचना है, चाहे बटर हो, चाहे पनीर हो, चाहे जो आप मिलता है ना कृत्रिम रूप से दूध, पनीर, बटर, ये सब इसी के अंतर्गत था। 1940 में सहकारी संघ के रूप में पहले अमूल की स्थापना हुई थी, जिससे जो उत्पाद है ना, उत्पादक है, उनके लिए क्या एक बाजार की व्यवस्था हुई। मतलब अमूल जब दूध उत्पादन करने चालू किया तो अमूल के साथ साथ जितने भी दुग्ध उत्पादक थे उनके लिए एक बाजार आ गया। मतलब अमूल है तो अमूल के प्रतिस्पर्धा में हमको नया प्रोडक्ट उतारना है, ऐसा कोई सोचेगा दूसरा दुग्ध उत्पादक। तो एक प्रकार के बाजार हो गया हमारे लिए कि हम जहां पे जाके चीजें खरीद सकते हैं। उसके बाद डेयरी जो विकास बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उन्हीं के सहयोग से 1970 में जब ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ तो एकाएक दुग्ध उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली। उसके अलावा वर्गीस कुरियन ने एक और एजेंसी बनाई थी, इसको भी हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछते, इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन, ओके, IDC। ये किसने बनाया था, इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन, वर्गीस कुरियन ने, ताकि जो है ऑपरेशन फ्लड को ग्रांट मिल सके। ग्रांट मतलब एक तरह का से बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, इसके लिए उन्होंने इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन को जो है गठित किया था। उसके बाद 3 चरणी था ये जो आपका क्या था ऑपरेशन फ्लड, ये 3 चरण में कैसे कैसे 70 से 80, 81 से 85 और 85 से 96 में इसको समापन कर दिया गया। लेकिन आज भी हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। भारत का जो दुग्ध उत्पादन है बोल सकते हो विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाले राष्ट्र में से है भारत, तो ये इसी का परिणाम है। तो 70 से 80, उसके बाद 80 से 85 भी कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और 85 से 96, ये 3 चरणी ये होगा। पहले चरण की बात करते हैं तो भारत के महानगरों में शुरू किया। तो महानगर कौन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में। यहाँ पे पहले दूध व्यापार हमने क्या करना चालू किया, एक बैठाने का प्रयास किया, मतलब स्थापित कर देते हैं ताकि दूध व्यापार को यहाँ पे सुगम बनाया जा सके। उसके बाद हम चाहते थे कि आगे हम और चरण पे ले जाएं, तो उस चरण की रूपरेखा, उसकी नींव रखने के लिए पहले चरण में पूरा बोल सकते हो जो भी योजना बनाई गई वही आगे चलकर दूसरे चरण को सपोर्ट करने में एक प्रकार से हेल्प किया। उसके बाद जब दूसरा चरण आया 81 से 85, 80 से 85 भी कर सकते हो, लेकिन 81 से 85 ही ले लीजिएगा इसको। तो इसमें क्या हुआ, समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम मतलब एक प्रकार से सारे जगहों को आप जोड़ोगे या सारे लोगों को जोड़ना इसमें शुरू करोगे। तो यहाँ पे महानगरों के अलावा 200 से अधिक शहरों को जोड़ दिया गया, एक प्रकार से समन्वित तरीके से किया गया इस कार्यक्रम की शुरुआत। और इसमें जो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर थे वहां पर बोल सकते हो दुग्ध की आपूर्ति हो या उपलब्धता हो, है ना, उसको सहकारी समितियों के माध्यम से, एक चैनल प्रक्रिया होती है ना, एक से लेकर दूसरे को देना, दूसरे से तीसरे को देना, तो उस प्रकार से दुग्ध की आपूर्ति और उपलब्धता जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरे थे उसमें सहकारी समिति की चैनल प्रक्रिया के माध्यम से उसको
पूरा करने का प्रयास किया गया, चाहे आपूर्ति हो चाहे उपलब्धता हो, दोनों को पूरा किसके माध्यम से किया गया? अल्टीमेटली सहकारी समिति। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड में सहकारी समितियों का क्या रोल था? तो क्या था उसका? दूध की आपूर्ति और उपलब्धता को चैनल प्रक्रिया के माध्यम से बोल सकते हो बढ़ावा देना, या ऐसा बोल सकते हैं कि सहकारी समितियां जो है किस चरण में उपयोग में लाई गई या किस चरण में उनका योगदान देखने को मिला? तो दूसरे चरण में। फिर तीसरा चरण जो समापन होता है 85 से 96, जिसमें सहकारी समितियों को अब क्या करना है? हमको आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि वो खुद ही काम कर सके, हमको उनको कोई दिशा निर्देश देने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए हमारी एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जानते हैं आप। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसको जो है शुरू किया गया था, उसके बाद शुरू किया गया था। तो वो जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या करती है? देशों को जो है कर्ज देती है या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तो ऑपरेशन फ्लड को भी विश्व बैंक ने तीसरे चरण में जाके क्या किया? सपोर्ट किया, ताकि सहकारी समितियां आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद जो है ऑपरेशन फ्लड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा और पशु नस्ल सुधार, फिर दूध उत्पादन में वृद्धि या पशु स्वास्थ्य सुधार, पशु पोषण, इस संबंधी जो अनुसंधान है, रिसर्च है, वो होने लगी। काहे कि देखो, पशु का हमको अगर स्वास्थ्य देखभाल करेंगे तो वो दूध अच्छा देगा। दूध कब अच्छा देगा? जब वो पशु का नस्ल अच्छा होगा। तो पहले तो आप अच्छे किस्म के नस्ल लेके आइए, उससे आप दूध लीजिए। अगर वो बीमार पड़ता है तो उसका उपचार करिए, उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन दीजिए। तो ये सारी चीजें कैसे संभव हुई? जब हमने ऑपरेशन फ्लड में एक बोल सकते हो चौमुखी विकास करने के लिए पूरा अपना बोल सकते हो जितना एफर्ट था वो हमने लगाया, तभी संभव हुआ। तो तीसरा चरण में इन्हीं चार चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया, जिससे ही हमारा दूध उत्पादन बढ़ा है ना। उसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर इसमें क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया। यानी कि पहले चरण महानगर तक, दूसरा चरण 200 बड़े शहरों तक, और तीसरा चरण जहां पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गए? शामिल हो गए। इस जो परियोजना थी या ऑपरेशन फ्लड था या व्हाइट रिवॉल्यूशन था, इसमें पूरा देश ही शामिल हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं। अब देखेंगे अगर इसके प्रचार प्रसार को, तो पूर्वी राज्यों की तुलना में पश्चिमी राज्यों में ज्यादा दिखता है। देखो, पश्चिमी राज्य मतलब ये हरियाणा, पंजाब, तो आप जानते हैं उधर तो भैंसे वैसे बहुत ज्यादा पाली जाती हैं, तो उसका भी एक कारण है। दूसरा जो उनका दिनचर्या है वो भी एक इसके लिए रोल प्ले करता है। लोगों की दिनचर्या में अगर चाय शामिल हो, बटर शामिल हो, तो उस क्षेत्र में ज्यादातर जो बोल सकते हो कोई भी क्रांति है या कोई भी योजना है उसके सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे पूर्वी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र और गुजरात है ना, ये पश्चिमी जो राष्ट्र है, ये यहाँ पे दूध की मांग तीव्र है। लोगों को दूध चाहिए, नाइट में पीना है, दिन में पीना है, सुबह ब्रेकफास्ट में लेना है ना। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर चाय की ज्यादा उपलब्धता थी। चाय जो है ज्यादा लोगों को पीना पसंद था, जिसके कारण पशुपालन का विकास ज्यादा हुआ। तो कभी भी देखोगे उसी एरिया में ज्यादा होगा जहां पे मांग हो, मांग के साथ साथ आपूर्ति है ना। और जनसंख्या का जो दबाव है, यूपी, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, जनसंख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बोल सकते हो वो यहाँ पे मांग जो है ज्यादा बढ़ी। उसके अलावा वो जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्यों में जो जनसंख्या का दबाव है वो जो है ज्यादातर खाद्यान्न के लिए डिपेंड रहता है। मतलब जो पूर्वी राज्य जो है छोटे छोटे बटे हुए हैं, और वहां पे जितनी भी जनसंख्या है ना, वो ज्यादातर पहले ये सोचती है कि खान पान की चीजें पहले हो, तो वो खाद्यान्न पे ही डिपेंड रहती है। उनको दूध पीना है या कोई लग्जरी चीजों पे जो है फोकस करना है, या हमारा खान पान एकदम रॉयल करना है, ऐसे सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। वो लोग जनरली खाद्यान्न वगैरह पे ज्यादा डिपेंड रहते। तो पूर्वी राज्य वाले कम किए। पश्चिमी राज्य में जो जनसंख्या दबाव था वो ज्यादातर उनका डिमांड ऐसा था कि सुबह हमको चाय पीना है, रात को दूध पीना है, तो अपना अपना एक डिमांड बढ़ा। उस डिमांड के कारण ही पश्चिमी जो राज्य थे वो ज्यादातर इसमें बढ़ावा उनको ज्यादा मिला। उसके अलावा यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्रों में मुलायम घास भी मिलती है, जैसे आपका गुजरात वगैरह हो गया, एरिया हो गया, महाराष्ट्र एरिया हो गया ना, मुलायम घास के कारण, और वह पंजाब हरियाणा वाला, यहाँ पे दूध उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। उसके साथ साथ जो बड़े शहर थे जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, यहाँ से तो एक तो आप जो हो बाजार से जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, बाजार पास में है, तो दूध का जो सप्लाई है वो जल्दी जल्दी होने लगा, तो मांग बढ़ी, वृद्धि हुई, और ऑपरेशन फ्लड जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब सीधी सीधी बात है, जिस क्षेत्र में मांग बढ़ेगी
उसी क्षेत्र में इसका ज्यादा विस्तार होगा। और वो कौन सा क्षेत्र है आपका? पश्चिमी राज्य। तो चाहे चारे की उपलब्धता हो, चाहे चाय की जरूरतें हो, चाहे वहां पे बाजार की उपलब्धता हो, ये सारी चीजों ने पश्चिमी राज्यों को बढ़ावा दिया ऑपरेशन फ्लड के साथ साथ। और जो पूर्वी राज्य थे उनको जो है उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लोग ज्यादातर दूध उत्पादन पे ना जाके केवल खाद्य तक सीमित थे। उसके लाभ देख लो श्वेत क्रांति के, तो जो उत्पादन है वो 40 साल में, है ना, 40 साल में ही 20 मिलियन से ज्यादा बढ़ के क्या हो गया, 100 मिलियन मैट्रिक टन, है ना, 20 मिलियन मैट्रिक टन से 100 मिलियन मैट्रिक टन जो आज आ चुका है दूध उत्पादन। ये क्या किसका देन है? ये ऑपरेशन फ्लड का देन है ना। किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानवर रखने में इसने जो है सहायता किया, ज्यादा प्रेरित किया, जिससे किसान जो है ज्यादातर दूध लेने लग गए। उसके अलावा उसके जो बाई प्रोडक्ट थे उनके गायों के, या वो बोल सकते हो जो भी मवेशी थे उनके जो बाई प्रोडक्ट थे, उनको किसान जो है अपने खेत में डालकर दुगना जो है आय कमाने लगा, है ना। और यही कारण है, जितना ज्यादा हमारे यहाँ जानवर रखने लगे ना, यही कारण है कि हमारे पास भारत में जो है विश्व के सबसे ज्यादा मवेशी देखने को मिलते हैं, चाहे भैंस हो चाहे मवेशी। खास करके उत्तर प्रदेश, यहाँ सबसे ज्यादा जानवर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। उसके अलावा डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ये चालू हो गया, और ये पूरा 22 राज्यों के 180 जिलों को जब लगभग इसका जो है 1.5 लाख बोल सकते हो, 1.25 लाख बोल लीजिए, 1,25,000 के आसपास मैंने पढ़ा है कि गांव जो है इसमें बहुत ज्यादा ही डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट का हिस्सा बन गए थे। और इसके कारण जो है पूरा जो उन लोगों को जो है फायदा भी मिला था। मतलब श्वेत क्रांति के लाभ, एक तो उत्पादन बढ़ा, दूसरा जानवर ज्यादा हो गए हमारे पास, यानी कि हमारा किसानों की आय दुगनी हो गया, और तीसरा डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण जो राज्य थे उनके गांवों तक भी जो है ये फायदा जो है इसका मिला। और हानि क्या रहेगी? तो हानि पहला है, एक तो आप जो हो विदेशी नस्ल पे डिपेंड हो जाओगे, उसका खर्चा पानी ज्यादा लगेगा, तो आपके ऊपर एक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो जो कंपनी है या जो गाय रखने वाले व्यक्ति थे या किसान थे, उनका जो है यहाँ पे बोझ, एक प्रकार से वित्तीय बोझ जो है बढ़ गया। और दूसरा, आप जो हो दूध जो उत्पादन कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें पूरा पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है, इसलिए आप बीमारी का घर भी बन गया आपका शरीर। तो स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा, है ना, दोनों होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, एक तो हमारे पास कई टेक्नोलॉजी आ गई, किसकी? जानवरों की ब्रीडिंग की। हमको पशु नस्ल सुधार करना था, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक टेक्निक पहला, एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड एम्ब्रियो माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक दूसरा, है ना, और एंड बायोटेक्नोलॉजी उसमें जुड़ा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो ये बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो हम जो है जीन में सुधार जो करते हैं, यानी कि 3, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक टेक्निक पहला, दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर और एम्ब्रियो माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक, तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो 3 फील्ड है, इन 3 फील्ड में श्वेत क्रांति के कारण अभूतपूर्व वृद्धि हुआ। और इन तीनों जो वो फील्ड है, या तीनों जो ब्रीडिंग के क्षेत्र है, इनके कारण हमारा जो पशु सुधार तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा इन क्षेत्रों में जो विस्तार होने के साथ साथ रोजगार के भी अवसर बढ़े, और लोगों को एक तरीके से बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन फ्लड ने प्रेरित ही किया है अपनी आय बढ़ाने में, खास करके किसानों और बड़े बड़े कंपनियों को। इसलिए तो देखोगे आजकल इतने सारे कंपनी के सिंथेटिक दूध आपके पास अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्रीडिंग टेक्निक है, उन्होंने जो है दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब तो बोल सकते हो प्लांट की चीजों से भी दूध उत्पादन हो जाता है ना। उसके साथ साथ 1975 तक हमारे यहाँ दूध और दूध से बने जो चीजें थी वो आयात होना तो बिल्कुल बंद हो गया, उल्टा हमने निर्यात करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी। तो ऑपरेशन फ्लड कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल जो है क्रांति थी, और ये हमारे यहाँ भारत में इसका होना ही बहुत बड़ी बात है ना। उसके अलावा कुछ और क्रांतियां थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जिसके बारे में मैं बता देती हूँ जो कृषि संबंधित रहे। जैसे नीली क्रांति, मछली पालन नीली क्रांति, है ना, या समुद्री उत्पाद के लिए भी है, जिसके जनक है अरुण कृष्णन। ठीक है, अरुण कृष्णन, नीला है ना, नीला अरुण, ऐसा करके याद रख सकते हो, नीला मत्स्य पालन समुद्री उत्पाद, तो अरुण कृष्णन। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, पीला पीला फूल, है ना, तो तिलहन फसल का उत्पादन के लिए जो एक क्रांति लाई गई थी सैम पित्रोदा और शशांक पांडे द्वारा, है ना। उसके अलावा जो गोल क्रांति है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक थे विशाल तिवारी, है ना। भूरी क्रांति जो है
कृषि उर्वरक और रसायन से संबंधित है, उर्वरक भूरा भूरा रहता है। रजत क्रांति अंडे और मुर्गी पालन से संबंधित है, इंदिरा गांधी इसकी जनक है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन संबंधित है, दुर्गेश पटेल इसके जनक है ना, दुर्गेश गुलाबी, ठीक है। सुनहरी क्रांति बागवानी तथा फल उत्पादन से, बागवानी तथा फल उत्पादन संबंधित है। और सुनहरी क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो 2005-6 में लाया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, वो इसी सुनहरी क्रांति से संबंधित ही था, है ना। उसके अलावा जो है हरा सोना क्रांति, तो हरा सोना बांस को कहा जाता है, तो बांस, हरा सोना क्रांति बांस उत्पादन, है ना। और बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। उसके अलावा स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन, या कपास के लिए भी बोल सकते हो, ये स्वर्ण रेशा को, कपास को भी ले लिया जाता है ना। उसके अलावा परामणी क्रांति भिंडी उत्पादन संबंधित है। सेफ्रॉन केसर को कहा जाता है, तो केसर उत्पादन। स्वर्णिम क्रांति है, स्वर्ण क्रांति उद्यान और शहद से संबंधित है, निर्खप तुटे जिसके जनक हैं। इंद्रधनुष क्रांति समग्र क्रांति का समावेश कर दिया गया और बना दिया गया इंद्रधनुषी क्रांति। एक सदाबहार क्रांति भी आता है, हमेशा जो है सदाबहार बनाए रखना है पूरा फसल उत्पादन को, तो उसके लिए सदाबहार क्रांति भी आता है उसी में। सिल्वर फाइबर क्रांति, है ना, मतलब सिल्वर रेशा क्रांति, तो स्वर्ण रेशा सिल्वर रेशा ये दोनों ही कपास उत्पादन से दूसरी क्रांति। एक और आएगा व्हाइट गोल्ड क्रांति, है ना, कपास उत्पादन की तीसरी क्रांति रहेगी। तो ये जो है आपका जो दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति संबंधित है, और जो तथ्य है वो, और अन्य जो क्रांतियां हैं वो, है ना। थोड़ा सा कल जो है हमारा एक वीडियो नहीं आ पाया था जो हेल्थ इश्यू के कारण, उसके लिए आप क्षमा चाहेंगे, पर आपको और जो है बने रहना है, आते रहेगी वीडियो, और जो हम जो है नए नए चीजों के साथ पढ़ते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।